जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 10 विषय विज्ञान पार्ट 8 जीव जनन कैसे करते हैं के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाँ साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के 8वें पार्ट जीव जनन कैसे करते हैं के 60 क्वेश्चन पर। हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में इस पार्ट के 60 क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे। और ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुके हैं और आगे भी आएंगे साथियों। क्योंकि हर साल क्या होता है साथियों, कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर साथियों आप बुक से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। लेकिन साथियों कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में हमें क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है और बच्चे इस घुमाकर पूछे जाने वाले प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते। इसलिए आपको क्या करना होगा, इसलिए आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी। और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामों के, मॉडल पेपर के बोर्ड द्वारा जारी क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। आज हम 60 प्रश्नों के, एक नहीं दो नहीं साथियों, पूरे के पूरे 60 प्रश्नों के आंसर हम आपको बताएंगे। और एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप इसे खुद देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके साथियों, तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का हमारे वीडियो। ये जो पीडीएफ है 60 क्वेश्चनों का, ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे द्वारा आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लें। आपको बस क्वेश्चनों पे ध्यान देना है और सभी प्रश्नों के आंसर आपको सही से देखने और समझने हैं। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू कर लेते हैं। और अभी तक आप हमारे साथ जुड़ गए तो बहुत अच्छी बात है। ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, मित्रों को इनको शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। ओके ठीक है, तो सभी का धन्यवाद। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है, नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम लिखिए। और ये क्वेश्चन इस साल के मॉडल प्रश्न पत्र में भी पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि नर में, यानी कि जो मनुष्य में है नर में, उसमें पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है साथियों? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रहेगा, भूलना नहीं है कि नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है और भूलना नहीं है। और उसके बाद ही सेकंड क्वेश्चन आता है, मादा में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम। तो मादा में कौन सा पाया जाता है? तो याद रखिए, मादा में पाया जाता है एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन लैंगिक हार्मोन पाया जाता है मादा में। और नर में कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। मादा में एस्ट्रोजन। याद रहेगा साथियों? ओके, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वह बोल रहा है प्लेसेंटा किसे कहते हैं, इसका कार्य बताइए। तो प्लेसेंटा किसे कहते हैं और इसका कार्य हमें बताना है। तो आपको एक चीज और बताओ साथियों, प्लेसेंटा की जगह अगर लिखा हो अपरा, क्या लिखा हो साथियों? अपरा, तो ये भी प्लेसेंटा को ही कहा जाता है। ये भी इसी का हिंदी नाम है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसकी परिभाषा और कार्य में आप लिखेंगे, प्लेसेंटा स्तनधारियों में पाए जाने वाले अस्थायी संवहनी अंग को संदर्भित करता है जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को माता के गर्भाशय से जोड़ता है। ठीक है साथियों, जो भ्रूण को माता के गर्भाशय से जोड़ता है वो नलिका आपने देखी होगी, उसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। और इसके कार्य साथियों आप लिखेंगे, भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, सेकंड लिख देंगे, प्लेसेंटा अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। ठीक है, दो तो कार्य हो जाएंगे और इसकी परिभाषा हो गई कि ये क्या है। तो आप इस प्रकार से याद करके या नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, ओके साथियों। अब इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए। तो इस पार्ट से भी आपको चित्र पूछ सकता है। तो साथियों स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूं, इस प्रकार का जो चित्र है साथियों, इस प्रकार का चित्र आप बोर्ड एग्जाम में बना देंगे पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का। ठीक है, तो आपको बना देना है, चित्रों की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोल रहा है पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। जो पुष्प साथी है उसके स्त्रीकेसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, उसके मध्य भाग को वर्तिका कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? वर्तिका। पुष्प होता है, पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को वर्तिका कहा जाता है। याद रहेगा? ओके, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है जनन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो साथियों जनन की आप डेफिनेशन लिख देंगे। तो जनन क्या होता है मैं आपको बताऊं साथियों, जीवों द्वारा अपने समान संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। क्या साथियों? जीवों द्वारा अपने समान संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। याद रहेगा साथियों, दो प्रकार का, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, वह बोल रहा है अमीबा में द्विखंडन
विधि का चित्र बनाइए। तो साथियों अमीबा में द्विखंडन विधि का चित्र बनाना है तो एक बार पहले भी मैंने आपको बताया था, ये पिछले पाठों में भी आ रखा है। तो अमीबा का इस प्रकार का चित्र बना देंगे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या करना है, अमीबा को जिस प्रकार की होती है धीरे धीरे क्या होता है साथियों, विभाजित होती जाती है और धीरे धीरे क्या होती है, फैलती जाती है और एक दिन एक छोटे छोटे भागों में टूट जाती है, 2 भागों में टूट जाएगी। ठीक है ना, तो ये द्विखंडन हो जाता है। ओके ठीक है साथियों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो आपको याद रखना है साथियों, मानव में अंडवाहिनी में कहाँ होती है साथियों, अंडवाहिनी। याद रहेगा, जो अंडवाहिनी है उसमें क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, कहाँ होती है संपन्न निषेचन की प्रक्रिया मानव में, तो अंडवाहिनी में होती है, जो कि क्या पाया जाता है, मादा के शरीर में। ठीक है साथियों। ओके, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोल रहा है जीवाणु व वायरस जनित यौन संचारित रोग एसटीडी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो साथियों जीवाणु में तो आप लिख देंगे गोनेरिया, क्या लिख देंगे, गोनेरिया। और वायरस में आप लिख देंगे साथियों एड्स। कौन कौन से, इसमें तो कौन सा आ जाएगा, इसमें तो आ जाएगा गोनेरिया रोग। कौन सा साथियों, जीवाणु जनित में तो आ जाएगा गोनेरिया रोग और वायरस जनित में बात करें तो आप एड्स लिख सकते हैं। कौन सा साथियों, एड्स आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना जीवाणु जनित तो क्या होता है आपका गोनेरिया और वायरस जनित हो जाता है एड्स। और एक और बताऊं साथियों, मस्सा हो जाता है। मस्सा भी क्या है, वायरस जनित ही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। वह बोल रहा है राइजोपस में जीवाणु समासंग का चित्र बनाइए। तो साथियों आप इस प्रकार का जो चित्र देख रहे हैं ये आपकी बुक में भी दिया गया था, इस प्रकार का चित्र आप बोर्ड एग्जाम में बना देंगे बीजाणु समासंग का। ओके, तो इस प्रकार के चित्र की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है चित्र का। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है साथियों बीज का निर्माण किस संरचना में होता है, कि बीज का निर्माण किस संरचना में होता है। तो आपको याद रखना है साथियों, बीज का निर्माण बीजांड संरचना में होता है। कौन सी में साथियों, बीजांड संरचना में होता है बीज का निर्माण। ठीक है ना, याद रहेगा, बीज का निर्माण किस संरचना में होता है, बीजांड संरचना में। ठीक है साथियों, अब तक हमने कर लिए 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन साथियों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और टाइम लगा नहीं लगा। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे अंत तक तो आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी साथियों। जो 8वां पार्ट है आपका, जो कि आपको 6 नंबर देने वाला है बोर्ड परीक्षा में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, 60 क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ लीजिए हमने पार्ट को काफी हद तक पढ़ लिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आगे भी। तो अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। वह बोल रहा है बीजांड स्त्री केसर के किस भाग में स्थित होते हैं। तो बीजांड साथियों जो स्त्री केसर है उसके किस भाग में स्थित होते हैं, तो आपको पता होगा साथियों अंडाशय में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, अंडाशय में स्थित होते हैं स्त्री केसर में बीजांड। ठीक है, याद रहेगा, भूलना नहीं है कि बीजांड में स्त्री केसर के किस भाग में स्थित होते हैं, तो अंडाशय में स्थित होते हैं। ठीक है साथियों, बार बार इसमें मेरे साथ बोलते रहिए और या लिखते रहिए कि बीजांड स्त्री केसर के किस भाग में स्थित होता है, अंडाशय में स्थित होता है। ओके ठीक है, अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। तो इसमें बोल रहा है स्पाइरोगोरा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो स्पाइरोगोरा साथियों आपने देखा होगा प्रजनन इसमें, तो ये किस विधि द्वारा होता है, तो इसमें आप लिखेंगे कि खंडन विधि द्वारा। कौन सी साथियों, खंडन विधि से होता है। स्पाइरोगोरा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो आपको याद रखना है खंडन विधि से होता है। कौन सा साथियों, खंडन विधि से होता है। ओके, याद रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लैंगिक व अलैंगिक जनन में 2 अंतर लिखिए। बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न है लैंगिक और अलैंगिक जनन में 2 अंतर। तो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ स्क्रीन पे, आप इसमें लिखेंगे साथियों। लैंगिक जनन में आप लिखेंगे समसूत्री विभाजन के साथ साथ अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। इसमें क्या है साथियों, समसूत्री विभाजन के साथ साथ क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। और अलैंगिक जनन में लिखेंगे केवल समसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन में लिखेंगे इसमें युग्मक संलयन होता है और अलैंगिक जनन में युग्मक संलयन नहीं होता। ओके ठीक है, ये अंतर आप इसमें लिख देंगे, 2 अंतर पूछा था। ठीक है साथियों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, वह बोल रहा है प्लेज्मोडियम में जनन की बहुखंडन विधि का चित्र बनाइए। तो चित्र पूछा है साथियों, तो यह वापस स्क्रीन पे दिखा देता हूं। इस प्रकार का चित्र आपको बनाना है बोर्ड एग्जाम में, प्रैक्टिस कीजिएगा साथियों। कौन सा चित्र है ये, प्लेज्मोडियम में जनन की बहुखंडन विधि का चित्र है। ओके ठीक है, इस प्रकार का आपका एक गोले टाइप का बन जाएगा। तो अब इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16, जीन कहाँ स्थित होते हैं। तो जीन कहाँ स्थित होते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे साथियों। तो साथियों आपको याद रखना है जीन है ना गुणसूत्र में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं साथियों, गुणसूत्र में स्थित होते हैं आपके जीन। ठीक है, याद रहेगा। ओके, याद रखना है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, वो बोल रहा है अंडाशय के प्रत्येक माह कितने अंडों का मोचन करता है। तो अंडाशय प्रत्येक माह कितने अंडों का मोचन करता है, तो आपको याद रखना है साथियों
अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। कितने का साथियों? एक अंड का। याद रहेगा, एक अंड का मोचन करता है अंडाशय प्रत्येक माह। ठीक है, याद रखना है आपको। अंडाशय प्रत्येक माह कितने अंडों का मोचन करता है? बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एक अंड का मोचन करता है, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें साथियों, स्त्रियों में फेलोपियन ट्यूब को धागे से बांध दिया जावे तो कौन सी क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा तथा क्यों? तो वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि अगर ये हो जाए, ये कर दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या होगा, समझाइए। तो साथियों आप इसमें लिख देंगे, स्त्रियों में फेलोपियन ट्यूब को धागे से बांधने पर अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा, परिणाम स्वरूप उसका शुक्राणु से मिलना नहीं होगा, अर्थात निषेचन की क्रिया नहीं होगी। अगर साथियों अगर हम फेलोपियन ट्यूब को बांध देंगे तो जो साथियों शुक्राणु जाता है वह क्या होगा, शुक्राणु है ना, अंडाणु के पास जा ही नहीं पाएगा। और अगर जा ही नहीं पाएगा साथियों तो जो निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है वो होएगी नहीं, और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो शिशु का निर्माण नहीं होगा, भ्रूण विकसित नहीं होगा। ओके, सिंपल सा है साथियों, तो आप इसमें ये लिख देंगे। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, वह बोल रहा है बीजाणु समासंग किस में उपस्थित होता है? तो बीजाणु समासंग किस में उपस्थित होता है? तो आपको पता होगा साथियों, इसमें आप लिखेंगे राइजोपस में। किसका साथियों? राइजोपस आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि बीजाणु समासंग कहाँ स्थित होते हैं साथियों? बीजाणु समासंग तो वो होते हैं राइजोपस में। ठीक है, तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, वह बोल रहा है महिलाओं में कॉपर टी कहाँ स्थापित किया जाता है? तो जो कॉपर टी है साथियों वो महिलाओं में कहाँ स्थापित किया जाता है? तो आपको याद रखना है साथियों, महिलाओं में कॉपर टी गर्भाशय में। कहाँ पर साथियों? गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। कहाँ पर? गर्भाशय में। याद रहेगा। ओके, याद रखना है कि जो कॉपर टी होता है साथियों ये भी एक प्रकार का क्या है, गर्भ निरोधक युक्ति है, जिससे क्या कहाँ गर्भाशय में क्या है, स्थापित कर दिया जाता है। ओके, याद रहेगा। ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, वो बोल रहा है शुक्र जनन एवं अंड जनन में कोई दो अंतर लिखिए। शुक्र जनन एवं अंड जनन में कोई दो अंतर लिखिए। तो साथ ही आप इसमें लिख देंगे सिंपल सा, शुक्र जनन में लिखेंगे यह क्रिया वृषणों में संपन्न होती है। वृषण साथियों आपको पता होगा जहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है तो यह क्रिया वृषणों में संपन्न होती है। और अंड जनन क्या है साथियों? जो कि मादा में होता है तो यह अंडाशय में संपन्न होता है। ठीक है, और शुक्र जनन की क्रिया प्राणी में जीवन पर्यंत जारी रहती है, और अंड जनन यह क्रिया एक निश्चित आयु के पश्चात बंद हो जाती है। तो शुक्र जनन साथियों जो कि आपको पता होगा पुरुषों में क्या होता है साथियों, शुक्राणु का निर्माण होता है जो कि क्या होती है, जनन कोशिका होती है। और महिलाओं में क्या होता है, मादा में, उसमें अंडाणु का निर्माण होता है जो कि क्या होती है, जनन कोशिका होती है मादा की। तो जो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया उसे शुक्र जनन, और जो अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया उसे अंड जनन कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, सिंपल सा हो जाएगा, काफी डिटेल से मैंने बता भी दिया है। अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, वो बोल रहा है ब्रायो फिल्म में कायिक जनन का चित्र बनाइए। तो साथियों चित्र के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं और एग्जाम में आएंगे पक्का, तो आपको इसकी तैयारी करनी है। इस प्रकार का आप चित्र बना देंगे। ओके ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देखकर ये पत्ती का इस प्रकार का आप चित्र बना सकते हैं। ओके ठीक है। अब इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 23, वह बोल रहा है माँ और भ्रूण के बीच साहचर्य कौन करता है जिससे कायिक आदान प्रदान होता है? माँ और भ्रूण के बीच साहचर्य कौन करता है जिससे क्या होता है, कायिकीय आदान प्रदान होता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसमें लिखेंगे। तो साथियों मैंने ऊपर ही बताया था वह कार्य करता है प्लेसेंटा। कौन करता है साथियों? प्लेसेंटा यह कार्य करता है। ठीक है, याद रहेगा, आपको याद रखना है कि माँ और भ्रूण के बीच साहचर्य का कार्य कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। और इसका हिंदी में नाम मैंने आपको बताया था अपरा। क्या बताया साथियों? अपरा। हिंदी का नाम भी आपको याद रखना है। यह क्या करता है साथियों, इसके द्वारा ही शिशु यानी भ्रूण जो है साथियों, शिशु की प्रथम अवस्था, उसको क्या होता है, उसको ऑक्सीजन मिल पाती है और पोषक पदार्थ मिल पाते हैं जिससे वो जीवित रह पाता है। ओके, तो आपको ये याद रखना है, बार बार आ रहा है, प्लेसेंटा का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद साथियों है क्वेश्चन नंबर 24, वह बोल रहा है ट्यूबेक्टोमी का संबंध किस अंग से है? ट्यूबेक्टोमी का संबंध किस अंग से है? तो आपको पता होना चाहिए साथियों, ट्यूबेक्टोमी का संबंध अंडवाहिका से। किससे है साथियों? अंडवाहिका से है ट्यूबेक्टोमी का संबंध। ठीक है, याद रहेगा, भूलना नहीं है। ट्यूबेक्टोमी का संबंध पूछे आपको याद रखना है, इसका संबंध है अंडवाहिका से। ओके ठीक है साथियों, भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 तक हम पहुंच चुके हैं, अब 25वां करने जा रहे हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को एक एक करते हुए सोल्व करते जा रहे हैं। और ये तो साथियों चैप्टर आपके शरीर का है, आप अपने शरीर को इसमें बहुत डिटेल से पढ़ते हैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 25 के, वो बोल रहा है स्वपरागण किसे कहते हैं, इसका क्या लाभ है? तो स्वपरागण की परिभाषा लिखते हुए इसका लाभ हमें बताना है, तो आप इसमें लिख देंगे
किसी एक पुष्प के परागणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होने को स्वपरागण कहते हैं। क्या साथियों, समझे इसे? किसी एक पुष्प के परागणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होने को क्या कहते हैं? स्वपरागण। यानी उसी पुष्प पर परागण हो जाए तो, ठीक है, उसे स्वपरागण कहते हैं। और इसका लाभ साथियों आप लिख सकते हैं, इसमें आप लिखेंगे परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए भिन्न साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, परागण व्यर्थ ही नष्ट नहीं होते। यानी साथियों उसी पुष्प पर गिरता है तो अपने आप जा सकता है, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। जैसे पर परागण में क्या होता है साथियों, पानी, हवा इनके साथ बहकर या उड़कर वह दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, उसे पर परागण कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। तो ये इसका लाभ हो जाएगा। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है मानव मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये तो साथियों सिंपल सा है, इस पार्ट से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार का स्क्रीन पे दिखाया गया चित्र आप बना देंगे। ओके, एग्जाम का आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और बहुत बार पूछा भी जाता है। अगर आप 11th-12th में भी साइंस लेंगे साथियों तो ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है और आपको बार बार ये चित्र पूछ भी सकता है, इसलिए आप अभी से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, वो बोल रहा है बहुखंडन द्वारा जनन होता है। तो बहुखंडन द्वारा जनन कहाँ होता है तो आपको ये बताना है। तो साथियों आपको याद रखना है बहुखंडन द्वारा जनन प्लेज्मोडियम में होता है। कहाँ पर होता है साथियों, आपको याद रखना है प्लेज्मोडियम में होता है, ठीक है। पहले भी बताया था, ऊपर भी आ चुका है ये क्वेश्चन कि जो बहुखंडन द्वारा जनन कहाँ होता है, प्लेज्मोडियम में होता है। ओके, याद रहेगा, ठीक है, आपको याद रखना है। अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो क्वेश्चन नंबर 28 है गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नर युग्मक जो कोशिका है साथियों उसे क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं गतिशील जनन कोशिका। और नर युग्मक कोशिका कौन सी है आपको पता होगा, वह है शुक्राणु। कौन सी साथियों, शुक्राणु है, क्योंकि यही मादा के शरीर में प्रवेश करके जनन की प्रक्रिया को संपन्न कराती है, इसलिए ये क्या है, गतिशील जनन कोशिका है। याद रहेगा, ओके, याद रखना है, भूलना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है सीधा, जिसको पता होगा 1 नंबर मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है द्विखंडन व बहुखंडन में कोई 2 अंतर लिखिए। तो द्विखंडन 2 भागों में तोड़ना, बहुखंडन बहुत भागों में टूटना, सिंपल सा है। तो आप इसमें 2 अंतर लिख देंगे। तो द्विखंडन में आप लिखेंगे साथियों यह प्रजनन प्राय अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है, और बहुखंडन में लिख देंगे यह प्रजनन प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है। द्विखंडन अनुकूल में, बहुखंडन प्रतिकूल में, ठीक है। और इसमें यानी द्विखंडन में केंद्रक 2 पुत्री केंद्रकों के विभाजित होता है। जो केंद्र के साथियों द्विखंडन में 2 पुत्री केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। और बहुखंडन में क्या होता है साथियों, इसमें केंद्रक अनेक संतति केंद्रकों में विभाजित होता है, यानी बहुत भागों में टूट जाता है, जो कि इसके नाम में भी सिंपल सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, वर्तिकाग्र पर परागणों के अंकुरन को चित्र की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। वर्तिकाग्र पर जो परागणों के अंकुरन को चित्र की सहायता से प्रदर्शित करना है, तो स्क्रीन पे देखिए आप, इस प्रकार का चित्र बनेगा साथियों, इस प्रकार का चित्र बनेगा जो आपको बना लेना है। ओके ठीक है, बना लेंगे साथियों, बना लेंगे। आप तो 10th के स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, यहाँ तक वीडियो देखी तो मैं समझ सकता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार हैं और अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित करने के लिए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जुड़े रहिए साथियों, अभी हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और 60 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए और इन क्वेश्चनों को भी एक बार याद कर लीजिए, समझ लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पार्ट क्लियर, ठीक है। ऐसे ही हमने सभी पाठों के बना दिए। 1 से 5 का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, 6 पार्ट का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और 7वें पार्ट के वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सभी वीडियो हमने बना दिए। आज हम 8वां पार्ट कर रहे हैं, इसके बाद 9, 10, 11, 12 सभी पाठों की बात हम करने वाले हैं। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे साथ जुड़े रहे, कक्षा 10 की पढ़ाई को सुनिश्चित करें। जैसे साथियों साइंस के ये 1-2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाए 10 तक, उसके बाद हम लाएंगे मैथ के भी टॉपिक वाइज हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे, बेस्ट तरीके से सोल्व करेंगे कि एग्जाम में अच्छे नंबर मिले, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 आता है, वह बोल रहा है पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन द्वारा जनन होता है। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे प्लेनेरिया में। कहाँ पर साथियों, प्लेनेरिया में होता है पुनर्जनन द्वारा जनन। किसमें, प्लेनेरिया में। याद रहेगा, भूलना नहीं है, याद रखना ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, बीजाणु के चारों ओर पाई जाने वाली मोटी भित्ति का कार्य लिखिए। तो बीजाणु के चारों ओर जो मोटी भित्ति पाई जाती है उसका हमें कार्य लिखना है। तो साथियों आप इसमें सिंपल सा लिख देंगे प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु की रक्षा करना। क्या है साथियों, जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, प्रतिकूल
परिस्थितियां, उसमें क्या है, बीजाणु की रक्षा करना। किसके साथियों, बीजाणु की रक्षा करना किसका कार्य है, यह है बीजाणु के चारों ओर पाई जाने वाली मोटी भित्ति का कार्य। क्या है, प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करना, उसकी बीजाणु की रक्षा करना। ओके, सिंपल सा हो जाएगा, याद रखना है साथियों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है बीजों के बनने से पौधों को क्या लाभ है। तो बीजों के बनने से पौधों को क्या लाभ है, तो आपको इसमें लिखना है बीज में भ्रूण होता है और बीज का निर्माण बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होने से होता है, इसलिए बीज में भ्रूण सुरक्षित रहता है। ओके ठीक है। सेकंड है बीज में खाद्य पदार्थ संग्रहित रहता है और भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में सहायक होता है। तो इस प्रकार आपसे दो लिख देंगे, लाभ है, सिंपल से। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 33 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 आ रहा है, वो बोल रहा है हाइड्रा में क्या करना है साथियों, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन का नामांकित चित्र। ये तो साथियों पूछा भी गया है एग्जाम में बहुत बार, तो आप इसमें इस प्रकार का चित्र बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार का चित्र आप बना देंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 35 को, बोल रहा है यदि भ्रूण परिवर्धन के दौरान अपरा प्लेसेंटा क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या प्रभाव होगा। तो बार बार बता रहा हूं साथियों, प्लेसेंटा का कार्य क्या है, प्लेसेंटा का कार्य है उस भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति कराना। अगर साथियों ये जो क्षतिग्रस्त हो जाए यानी इससे कोई नुकसान हो जाए तो क्या होगा, भ्रूण को क्या नहीं मिलेगा, न तो ऑक्सीजन मिलेगी और न ही क्या मिलेगा, पोषक तत्व। तो या तो मर जाएगा साथियों या बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। ओके, तो आप इसमें लिखेंगे माता की जो प्लेसेंटा यानी अपरा होती है उसके द्वारा, माता की जो प्लेसेंटा यानी अपरा होती है उसके द्वारा ही भ्रूण तक पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन पहुंचती है। यदि वह प्लेसेंटा क्षतिग्रस्त हो जाए तो भ्रूण तक पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, फिर वह भ्रूण जीवित नहीं रह पाएगा। सिंपल सा है साथियों, मैंने समझाया, जो ये समझ गए तो आप लिख सकते हैं, वरना आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, वो बोल रहा है एक कोष के जीवों में कौन सा जनन होता है। तो साथियों एक कोष के जीवों में आपको याद रखना है अलैंगिक जनन होता है। कौन सा साथियों, अलैंगिक जनन होता है एक कोशिकीय जीवों में। और बात करें कि दो कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों में कौन सा होता है, उनमें लैंगिक जनन होता है। एक कोशिकीय में कैसा जनन, इनमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है 37 गर्भ निरोधन की स्थायी विधि का नाम बताइए। स्थायी साथियों एकदम फिक्स हो जाए तो वो आपको याद रखना है, वह है शल्य क्रिया। क्या है साथियों, शल्य क्रिया है। शल्य क्रिया आपकी विधि हो जाएगी जिसमें आपकी नसबंदी वगैरह आ जाती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है निषेचन किसे कहते हैं, प्रकार बताइए। तो निषेचन साथियों क्या होता है, सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो आप यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। तो आप एक बार यहाँ देखें, ये जो साथियों होता है इस प्रकार का, ये होता है अंडाणु जो कि क्या मादा के शरीर में पाया जाता है। और ये इस प्रकार की आकृति का जो होता है इस प्रकार का, ये होता है शुक्राणु जो कि क्या होता है, ये नर में पाया जाता है और ये कहाँ पाया जाता है, ये मादा में पाया जाता है। जब क्या होता है साथियों, जब नर और मादा में संबंध स्थापित होते हैं तो ये जो अंडाणु में साथियों, ये शुक्राणु क्या है, अंडाणु की ओर गति करता है। इससे इसे क्या है, इसलिए इसे गतिशील क्या बोलते हैं, जनन कोशिका बोलते हैं। तो ये क्या है, अंडाणु में इस प्रकार से प्रवेश कर जाता है। और यहाँ पर जो इनके प्रवेश करने साथियों, ये जो इसको हम बोलते हैं सलियन। क्या बोलते हैं, सलियन। इससे क्या होता है साथियों, इससे युग्मक बनता है ना, युग्मनज का निर्माण होता है। और ये जो प्रक्रिया है साथियों, पूरी प्रक्रिया, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। अब एग्जाम में आपको क्या लिखना है, तो आप इसमें लिखेंगे नर तथा मादा युग्मकों के सलियन से युग्मनज के बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या साथियों, नर तथा मादा युग्मकों के सलियन से युग्मनज के बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया। और दो प्रकार कौन से हो जाएंगे, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। ठीक है, सिंपल से दो हो जाएंगे। ओके ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन 39 है, तो वह बोल रहा है मादा में निषेचन कहाँ होता है। तो मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो आपको याद रखना साथियों, अंडवाहिनी में। अंड जो वाहिनी है यानी अंडवाहिका आप बोल लीजिए, उसमें क्या होता है साथियों, उसमें ही होता है निषेचन, मादा में। ठीक है, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ओके, याद रहेगा, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है भ्रूण अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर भी पढ़ा था, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को भ्रूण तक पहुंचाता है। तो प्लेसेंटा द्वारा क्या होता है, भ्रूण को अपना भोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप लिख देंगे। हिंदी नाम भी याद रखिए साथियों, अपरा कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अपरा। याद रहेगा, ओके, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, वह बोल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है फूल के द्वारा होता है।
ऐसा कभी पूछे तो क्या लिखना है, फूल के द्वारा होता है पुष्पीपान पर्व में लैंगिक जनन, ठीक है ना, इसमें फूल ही करता है साथियों। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो आपको याद रखना है अंडाशय वाला भाग। कौन सा, अंडाशय वाला जो भाग है वो किस में बदल जाता है साथियों, फूल का फल में बदल जाता है, ठीक है, अंडाशय जो क्या है फल में बदल जाता है, याद रहेगा। ओके, याद रखना है। 42 क्वेश्चन हो गए साथियों, अभी हमारे 60 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे थोड़ी देर में, बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। जो बच्चे जुड़े हुए अपनी पढ़ाई के प्रति जिम्मेदार है, सारा काम छोड़कर पढ़ाई करने बैठे हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 43 है, मादा मानव में गर्भकाल का समय कितना होता है, मादा मानव में गर्भकाल का समय कितना होता है, तो साथियों आपने सुना होगा 9 महीने, हम अक्सर क्या बोलते हैं 9 महीने, तो 9 महीने तो आपका एकदम सिंपल सा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बिल्कुल सटीक आंसर बताऊं तो इसका सटीक आंसर होगा 37 हफ्ते, 37 हफ्ते, जिसे हम क्या बोलते हैं 259 दिन, कितने 259 दिन, यहां से लेकर 37 हफ्ते या 259 दिन से लेकर साथियों कितने 42 हफ्ते, 42 हफ्ते और दिन में बताऊं तो 294 दिन तक क्या होता है इसमें, ये क्या होता है गर्भकाल का समय होता है फिक्स। 37 हफ्ते 259 दिन से लेकर 42 हफ्ते 294 दिन तक ये फिक्स होता है गर्भकाल का समय, आप इसे याद कर सकते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, 44 की, वह बोल रहा है मानव में लैंगिक जनन संचारित रोग कौन से हैं, तो यानी लैंगिक जनन यानी जनन के दौरान जो रोग होते हैं साथियों उन्हें क्या कहते हैं, लैंगिक जनन संचारित रोग। कौन कौन से हैं, तो एक तो होता है आपका, एक तो होता है साथियों आपका जीवाणु जनित, कौन सा, जीवाणु जनित, ठीक है, जीवाणु जनित होता है, और एक होता है आपका विषाणु जनित, ठीक है। दो रोग होते हैं साथियों, एक जीवाणु जनित और एक विषाणु जनित। जीवाणु में तो आपको याद रखना है, एक नाम याद रखना है गोनेरिया, कौन सा, जो मैंने ऊपर भी क्वेश्चन में करवाया था, गोनेरिया याद रखिए। और विषाणु में आप रख सकते हैं एड्स, कौन सा रखते हैं, एड्स रख सकते हैं या HIV रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का, ठीक है साथियों। ओके, अब इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 45, परागण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। तो आप इसमें लिखेंगे पराग कोश से पराग कणों का फूल की वर्तिका पर स्थानांतरण परागण कहलाता है, यानी पराग कोश से परागणों का फूल की वर्तिका पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। सिंपल सा आंसर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है किन्हीं 3 उभयलिंगी जीवों के नाम लिखिए। उभयलिंगी क्या होते हैं साथियों, पहले आपको जानना जरूरी है। उभयलिंगी अगर सवाल पूछ ले तो ये ऐसे जीव होते हैं साथियों जिनमें नर और मादा दोनों जनांग पाए जाते हैं, यानी ये नर भी होते हैं और मादा भी होते हैं। इस प्रकार के जीव होते हैं साथियों जिनमें दोनों जनांग पाए जाते हैं। एक तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा केंचुआ, क्या हो जाएगा साथियों, केंचुआ हो जाएगा, ठीक है, केंचुआ हो जाएगा। और एक हो जाएगा तारामीन, ये साथियों जीवों के नाम है, तारामीन, केंचुआ। और एक हो जाएगा साथियों आपका फीताकृमि, क्या हो जाएगा, फीताकृमि। याद रहेंगे 3 नाम, केंचुआ, तारामीन और फीताकृमि क्या है, उभयलिंगी जीव है साथियों जिनमें नर और मादा दोनों जनांग पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, वह बोल रहा है ICUD, HIV, एड्स और OC का पूरा नाम लिखिए। तो सबसे पहले इसका बताता हूं साथियों, ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लगा देता हूं, आप देखें। जो ICUD है उसका नाम हो जाएगा इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, क्या हो जाएगा, इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये हो जाएगा आपका ICUD का। और HIV का नाम साथियों आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का बताऊं साथियों, तो एड्स का नाम हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और OC का साथियों आपका हो जाएगा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या इसे बोल सकते हैं अभियोग प्रमाण पत्र, ठीक है। ओके, अब इसके बाद बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 48 की, वह बोल रहा है हमें DNA प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो DNA प्रतिकृति है साथियों, उसका महत्व बताना है प्रजनन में। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे DNA की प्रतिकृति के साथ साथ दूसरी कोशिकीय रचनाओं का जन्म भी होता रहता है। DNA की प्रतिकृति के साथ क्या होता है साथियों, दूसरी कोशिकीय रचनाओं का जन्म भी होता रहता है, यह वृद्धि एवं प्रजनन के लिए आवश्यक है। ओके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है 49, मानव में वृषण के क्या कार्य है। तो वृषण का सबसे मुख्य कार्य तो क्या है साथियों, शुक्राणुओं का निर्माण करना है। तो आप इसमें लिख देंगे इसका कार्य, फर्स्ट हो जाएगा शुक्राणुओं का निर्माण करना, और सेकंड हो जाएगा
टेस्टोस्टेरोन नामक लैंगिक हार्मोन का निर्माण करना। ओके, 2 कार्य हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, वह है ऊतक संवर्धन को समझाइए। तो ऊतक संवर्धन को समझाना है साथियों, तो ऊतक संवर्धन में आप लिख देंगे यहाँ पर, तो साथियों ऊतक संवर्धन में आप लिखेंगे, इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकीय से लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। यह कोशिकीय गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जैसी केलस कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। केलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। जैसे उदाहरण हो गए आर्किक और सजावटी पौधे। ठीक है ना, इस प्रकार के आपके ऊतक संवर्धन हो जाते हैं। ओके, इसे 1-2 बार पढ़िए, बहुत ही सिंपल लगने लगेगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की। इसके बाद साथियों में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बोल रहा है डीएनए और आरएनए का पूरा नाम। तो डीएनए का तो साथियों हो जाएगा आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या हो जाएगा? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 52 हमें बोल रहा है 52। देख लीजिए साथियों, 52 क्वेश्चन पे आ गए हम करते करते, इसलिए हमें रुकना नहीं है। 60 क्वेश्चन भी अभी हो जाएंगे, लास्ट तक बने रहे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है लैंगिक जनन की विधियों के नाम। तो साथियों आपको पता होगा फर्स्ट विधि तो आपकी आ जाएगी मुकुलन। कौन सी आ जाएगी? मुकुलन। मुकुलन के बाद आपकी आ जाएगी खंडन। कौन सी विधि? खंडन विधि। 2-4 नाम याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक होती है आपकी कायिक, कायिक संवर्धन। कौन सी साथियों? कायिक संवर्धन भी आपकी इसमें अलैंगिक जनन की विधि हो जाएगी। ठीक है, 3 हो गए। और एक और बताता हूँ साथियों, एक हो जाती है आपकी बीजाणु समासंग। कौन सी? बीजाणु समासंग। ये भी क्या है? ये भी विधि है साथियों अलैंगिक जनन की, ये सारी। ठीक है, नाम याद रखिए, मुकुलन, खंडन, कायिक संवर्धन और बीजाणु समासंग। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 53 पे, वो है पुंकेसर तथा स्त्री केसर से आप क्या समझते हैं। तो साथियों सिंपल सा लिखना है, पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग है जो परागण पैदा करता है, और स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन भाग है जो बीजांड पैदा करता है। ठीक है ना, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, 54 की, वह नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मादा का तो साथियों पहले आ गया था क्वेश्चन, यहाँ पर नर का आ गया, तो इस प्रकार का आप चित्र बना देंगे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ओके, बना देंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा साथियों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। जनन स्वास्थ्य साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है, इसलिए आपको यहाँ पर लिखना है, जनन के सभी पहलुओं सहित शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक एवं सामाजिक रूप से संपूर्ण स्वस्थता को ही जनन स्वास्थ्य कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद रखिए साथियों। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। तो साथियों मैं आपको इसको यहाँ समझा देता हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि जब वो क्या होता है, ये जो होती है, ये तो क्या होती है मादा जनन कोशिका होती है अंडाणु, और ये क्या होता है, ये शुक्राणु होता है साथियों। इन दोनों के जब संलयन होता है यहाँ पर साथियों, इन दोनों का जब यहाँ पे संलयन होता है इस प्रकार से, यानी एक के अंदर एक प्रवाहित हो जाता है ये इस प्रकार से, तो उसे हम बोलते हैं निषेचन। अब जब अंड का निषेचन नहीं होगा साथियों तो क्या होगा, तो आपको इसमें ऐसा ही लिखना है कि जब अंड का निषेचन नहीं होता तो क्या है, भ्रूण का निर्माण नहीं होता, यानी कि जो जनन प्रक्रम है वो चालू नहीं होता साथियों, स्टार्ट नहीं होता, जनन प्रारंभ नहीं होता, भ्रूण नहीं बनता। तो आप इसमें ये लिख देंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करें नेक्स्ट की 57 की। तो 57 बोल रहा है रजोधर्म या ऋतुस्राव को समझाइए। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो साथियों जो महिलाओं में यानी लड़कियों में जो पीरियड होते हैं साथियों उन्हें कहा जाता है ऋतुस्राव या रजोधर्म। इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो ऐसी स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय की मोटी दीवार की स्तर रुधिर वाहिकाओं के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। ओके, तो आप इसमें ये लिख देंगे, और यही साथियों आपके इसमें 56 में भी आप लिख सकते थे क्योंकि इसमें भी यही पूछा था। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है किन्हीं 3 गर्भ निरोधी युक्तियों के नाम लिखिए। तो मैंने पहले भी बताया था, एक तो आपकी कौन सी हो गई थी, मेन मुख्य शल्य क्रिया हो गई थी, जिसे नसबंदी कहा था साथियों, शल्य क्रिया हो गई थी। ओके, और एक आपकी हो जाएगी शिश्न को ढकने वाला कंडोम। कौन सा हो जाएगा, शिश्न को ढकने वाला कंडोम। और एक आपकी हो जाएगी ट्यूबेक्टोमी। तो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, ओके। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 59 हमें बोल रहा है लैंगिक परिपक्वता को समझाइए। तो इसके सिंपल सी डेफिनेशन लिख देंगे, किसी जीव की लैंगिक परिपक्वता का अर्थ उस अवस्था से है जब वह प्रजनन करने के योग्य हो गया हो। किसी जीव की लैंगिक परिपक्वता का अर्थ है उस अवस्था से है
किसी जीव की लैंगिक परिपक्वता का अर्थ उस अवस्था से है जब वह प्रजनन करने योग्य हो गया हो, यानी प्रजनन करने योग्य हो गया तो उसकी लैंगिक परिपक्वता यानी पूरी तरह पक गया। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है लेशमानिया में द्विखंडन का चित्र बनाइए। तो साथियों चित्र बनाना है तो चित्र तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ स्क्रीन पे, इस प्रकार का आप चित्र बना लेंगे। ओके, चित्र की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथियों, चित्र बना लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है साथियों, 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहे तो आप सभी का धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई के प्रति काफ़ी जिम्मेदार है, इसलिए हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है साथियों, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो आप पीडीएफ है साथियों आपको कैसे मिलेगा। तो आपको क्या करना है साथियों, जैसे ही आप हमारे डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी पीडीएफ डाउनलोड करें, उस पर क्लिक करके साथियों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर हो जाएंगे। वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा और जो कक्षा 10 के मॉडल पेपर हुए हैं सभी का समाधान आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। और भी साथियों द्वार्षिक परीक्षा के पेपर हुए, टाइम टेबल हुए, सभी जानकारी आपको हमारे द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएं। ओके ठीक है, ज्वाइन होने के बाद थोड़ी देर वेट करें, जैसे मैं आपके मैसेज को सीन करूंगा या देखूंगा कोई ऐड हुआ है तो मैं आपको वहां पर पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है साथियों, ओके धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। रोजाना शाम को इसी समय हमारी क्लास होगी साथियों, तो आपको रोजाना क्लास लेनी है जिसमें हम नए नए लेसन और मैथ के क्वेश्चन आदि को सोल्व करवाएंगे। ठीक है साथियों, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।